नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं और आधुनिक काव्य सोपान में आधुनिक काल के छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की कविताएं पढ़ रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में शामिल जो कविताएं हमने सुमित्रानंदन की पढ़ी हैं उनमें से ही आज अगली कविता हम पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है द्रुत झरो। द्रुत का मतलब जल्दी, तीव्रता के साथ, झरो यानी झड़ना। आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। पहले मैं कविता का कुछ अंश पढ़ूंगा, उसके बाद उस कविता की व्याख्या करूंगा। जहां मुझे उपयुक्त लगेगा कुछ शब्दों के अर्थ बताने, वहां मैं अर्थ बताते हुए चलूंगा। द्रुत झरो। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र है, शस्त्र ध्वस्त है शुष्क शीर्ण। हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग झड़ पुराचीन। निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जग नीड शब्द उश्वासहीन। च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। कुछ शब्द जो यहाँ इस पद में हमें देखने हैं, कविता में जो कठिन से लग रहे हैं, उनके अर्थ में बता रहा हूँ। द्रुत कहते हैं तीव्रता को, जीर्ण पत्र कहते हैं फटे पत्ते, जीर्ण शीर्ण जो अवस्था में हैं, और शस्त्र कहते हैं डरे हुए, शीर्ण कहते हैं सिकुड़ा हुआ, मधुवात भीत कहते हैं वसंत की हवा से भयभीत होना। मधुवात वसंत की हवा, भीत यानी भयभीत होना। वितराग समाप्त होना, पुराना राग जो बीत चुका है। विगत बीता हुआ। विहंग कहते हैं पक्षी को। नीड कहते हैं घोंसला या आशियाना। च्युत कहते हैं हटाना, उसे जैसे पदच्युत कर देना, पद से हटा देना, उस तरह से ये। इस कविता में कवि पुराने पड़ चुके पत्तों एवं वृद्ध हो चुके मनुष्यों को अपनी जरावस्था में संसार त्याग देने की उचित सलाह दे रहा है, क्योंकि वे समाप्त प्राय हो चुके हैं। कवि कहता है कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र है, शस्त्र ध्वस्त है शुष्क शीर्ण। पुराने पत्तों को अतिशीघ्र झड़ने का आह्वान कर रहा है कवि। जगत में विद्यमान है पुराने पत्तों, अब तुम जल्दी से गिर जाओ, क्योंकि तुम कट फट चुके हो। ये डरे हुए ध्वस्त पत्तों, तुम सूख कर सिकुड़ चुके हो। हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग झड़ पुराचीन। इतने समय तक तुमने हिम यानी सर्दी ऋतु में ठंडी हवा झेली, अतः तुम पीले पड़ गए हो, तुम्हारा रंग उड़ गया है। फिर आगे आने वाली वसंत ऋतु की सुगंधित हवा से भी तुम डरे हुए हो, क्योंकि उस वसंत जो ही आएगा, पतझड़ में पीले पड़े हुए पत्ते सारे स्वतः ही जड़ जाएंगे। तुम प्राचीन एवं जड़ शक्तिहीन हो चुके हो, नष्ट प्राय भी हो गए हो। निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जग नीड शब्द ओश्वासहीन। च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। तुम बीते हुए युग के प्राण रहित मरे हुए पक्षी हो, जिनके लिए जग और उसका आशियाना शब्द तथा श्वासहीन हो गया है। तुम अपने स्थान से हटा दिए गए, इसलिए अपने अस्त व्यस्त पंखों से तुम धीरे धीरे झरझर झरते विलीन हो जाओ। कवि ने यहाँ प्राचीन पत्तों को, वृद्ध जनों एवं मधुवात को युवावस्था का प्रतीक माना है और लिखा है कि हे फटे पुराने, डरे हुए, बिखर चुके, सूख कर सिकुड़ चुके वृद्ध या बुढ़े लोगों, तुम इस संसार से जल्दी ही चले जाओ, झर जाओ, क्योंकि तुमने जीवन की इतनी लंबी पारी खेली है कि तुम्हारा रंग ही फीका पड़ गया, उड़ गया है। और फिर आने वाली युवा पीढ़ी के मधुर स्वप्नों एवं सुगंधित जीवन से भी तुम भयभीत हो कि कहीं वह तुम्हारे संस्कारों को नष्ट न कर दे। तुम प्राचीन परंपरा के समर्थक पात्र अब जड़ हो चुके हो, पुराने हो चुके हैं और समाप्त होने के करीब हो। तुम बीते हुए युग के मृत पक्षियों के लोगों की आवश्यकता नहीं है।
अर्थात तुम्हें सांस लेना ही नहीं आता है, क्योंकि अब तुम जीवन की उतार पे ढलान पर हो। अब तुम अपने पद से हटा दिए गए हो, तुम्हारी युवावस्था बीत चुकी, अब तुम वृद्ध और जर्जर हो चुके। इसलिए अपने अस्त व्यस्त संस्कारों एवं जीवन को लेकर धीरे धीरे इस अनंत संसार में विलीन हो जाओ। कवि कवि यह इस कविता में नई पीढ़ी की बात करता है कि जो पुराने संस्कार, जो रूढ़ियाँ नई पीढ़ी पे लादी जा रही, वो कवि कहता है कि उन्हें अब हटा दीजिए। जो रूढ़िवादी लोग हैं वो हट जाएं, क्योंकि नई पीढ़ी अपने हिसाब से अपना जीवन जीती है। अगर तुम नहीं हटे तो समय के साथ वो तुम्हें हटा देगी, तुम्हें समाप्त कर दी। जिस प्रकार से वसंत आता है, उससे पहले जो पीले पत्ते होते हैं वो या तो स्वतः झड़ जाते, नहीं तो वसंत की हवा उन्हें झाड़ देती है, झड़। आगे इसी कविता में कवि कह रहा है कि कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली। मंजरित विश्व में यौवन के जगकर जग की पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे जीवन भर दे फिर नवयुग की प्याली। पल्लव कहते हैं नवीन पत्ते, मांशल कहते हैं संश्लिष्ट, मंजरित कहते हैं फली फूली, पिक कहते हैं कोयल को, जगकर यानी जागृत होकर, और जग कहते हैं संसार को। इस कविता में कभी झरझर पत्तों में मनुष्यों के नष्ट हो जाने के बाद फलने फूलने वाली हरियाली तथा यौवन का रमणीय चित्र खींचने का प्रयास कवि ने किया है। कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर स्मित मुखरित जीवन की मांसल हरियाली। कवि कह रहे हैं कि जब प्राचीन पड़ चुके जीर्ण शीर्ण पीत भयभीत निष्प्राण पत्ते मरमर की ध्वनि के साथ इस जगत में विलीन हो जाएंगे, तो उन कंकालों के स्थान पर पेड़ पौधों पर नवीन कोमल पत्तों की हरियाली फैलेगी। ये नवीन पत्ते मंद मंद हवा के साथ जब मरमर की ध्वनि मुखरित करेंगे तो चारों तरफ हष्ट पुष्ट मांशल हरियाली बिखर जाएगी। मंजरित विश्व में यौवन के जगकर जग की पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। कि इस प्रकार संपूर्ण संसार खुशहाल हो जाएगा एवं उस यौवन की महकती हरियाली से कोयल मतवाली आवाज़ में प्रेम की स्वर मदिरा भर देगी, जिससे सारा वातावरण सौरभमय और मदमय हो जाएगा। प्रतीकात्मक या अनुक्ति से कवि का मंतव्य है कि जब पुराने संस्कारों वाले प्राण स्वास्थ्य शब्दहीन पीत भीत वृद्ध लोग नष्टप्राय हो जाएंगे, तो उनके स्थान पर इस संसार में नवीन रुधिर एवं नवीन ओज से भरी हुई युवा पीढ़ी का आगमन होगा। इस युवा पीढ़ी के प्राणों से चारों तरफ यौवन की रागमयी सौरभ भीगी युवावस्था का साम्राज्य स्थापित होगा, और इस भरे पूरे खुशहाल विश्व में यौवन की अंगड़ाई से जागृत होकर प्राण पपीहा मतवाली आवाज़ से प्रेम को जागृत कर देने वाली मधुर स्वर मदिरा भर देगा। अर्थात चतुर्दिक चारों तरफ हरियाली के समान नवयुग में युवावस्था एवं प्रेम सौंदर्य से भरी नई प्यालियाँ होगी। यहाँ कवि का वृद्धों के प्रति विराग एवं युवा पीढ़ी के प्रेम सौंदर्य स्वर मदिरा के प्रति आसक्ति स्पष्ट लक्षित होती है। कवि संसार को यौवन प्रेम सौंदर्यमय देखने का आकांक्षी है, इसलिए वृद्ध पीढ़ी को नष्ट होने तथा नई पीढ़ी को आने का आह्वान कवि करता है। इसीलिए कवि कहता है कि पुराने पत्तों एवं पुराने मनुष्यों को असहाय स्थिति में जगत से प्रयाण कर जाने की उचित सलाह है, क्योंकि वे निष्प्राण पुराने जड़ शब्द और श्वासहीन हो चुके हैं, और आने वाली युवा पीढ़ी को वे सह नहीं पाएंगे, क्योंकि नई पीढ़ी बदलाव की पीढ़ी है
जो पुरानी रूढ़ियों को नहीं ढोएगी। तो कवि इस कविता में एक आशावादी दृष्टिकोण रखता है। इस कविता की भाषा शैली सहज और सरल है, अन्योक्तिपरक है, प्रतीकात्मक और उपदेशात्मक है। इस कविता में कुछ समझ में नहीं आया तो पुनः आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।